नमस्कार प्यारे बच्चों, प्रस्तुत हूँ मैं आपके सामने व्याकरण का एक मुख्य विषय लेकर जिसका नाम है वाक्य। आज हम बात करेंगे वाक्य क्या होता है, वाक्य के अंग कौन से होते हैं, वाक्य के भेद कौन से होते हैं और वाक्य के उन भेदों के उपभेद कौन कौन से होते हैं और उनकी पहचान कैसे की जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वाक्य क्या है, वाक्य किसे कहते हैं। देखिए, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। सार्थक शब्द किस लिए जोड़ा गया? क्योंकि सार्थक का अर्थ है जो अपना अर्थ प्रकट करे। शब्दों को इस प्रकार बिठाना एक साथ कि वो कोई अर्थ प्रकट करे, तभी वो वाक्य कहलाता है। एक साधारण सा वाक्य ले लीजिए, माता जी बाजार जा रही हैं। ये एक वाक्य है क्योंकि ये अपना पूरा अर्थ प्रकट कर रहा है और इसमें शब्दों को सही जगह बिठाया गया है। अगर इसी वाक्य को हम ऐसे देखें, है रही जा बाजार माता जी, तो यहाँ पर शब्दों को हमने आगे पीछे करके इसका अर्थ बनने से इसे रोक दिया, यानी इसका अर्थ प्रकट नहीं हो पा रहा है, ये वाक्य निरर्थक है। इसीलिए अगर इसके शब्दों को हेरफेर कर दिया जाए और वो अपना अर्थ प्रकट ना कर सके तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। तो वाक्य तभी कहलाता है जब हम शब्दों को सही जगह पर रखें और वो अपना कोई अर्थ प्रकट करे। ठीक, अब हम बात करते हैं वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? किसी भी वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है या जो कर्ता है उसे उद्देश्य कहा जाता है, और कर्ता के बारे में जो बात कही जा रही है उसे विधेय कहा जाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, तस्वीर टूट गई। यहाँ किसके बारे में कहा जा रहा है? तस्वीर के बारे में। तो तस्वीर क्या है? उद्देश्य है। तस्वीर के बारे में क्या कहा जा रहा है? कि वह टूट गई। तो टूट गई यहाँ पर विधेय होगा, और जिसके बारे में कहा जा रहा है यानी तस्वीर के बारे में कहा जा रहा है तो तस्वीर उद्देश्य होगा। तो जाना आपने कि वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में वाक्य में कहा जा रहा है और उद्देश्य के बारे में जो कहा जा रहा है वो विधेय होता है। अब हम बात करते हैं वाक्य के भेद की। देखिए, वाक्य के भेद दो आधार पर होते हैं। पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद माने जाते हैं, जिसके बारे में विस्तार पूर्वक हम आगे पढ़ेंगे। और दूसरा जो भेद है रचना के आधार पर, इसके 3 भेद माने जाते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। आपकी कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद दिए गए हैं, जिसके बारे में हम आगे विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। और कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में रचना के आधार पर वाक्य भेद दिए गए हैं। अगर रचना के आधार पर वाक्य भेद के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियोस में वाक्य के रचना के आधार पर वाक्य भेद की विस्तार पूर्वक वीडियो शामिल है, आप वहां देख सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों की, जो कि 8 होते हैं। देखिए, अर्थ के आधार पर 8 वाक्य भेद हैं, जिनका नाम है विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक व संदेहवाचक। तो ये 8 प्रकार के वाक्य भेद हैं जिसे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद माना जाता है। अब हम बात करेंगे विस्तार पूर्वक इन प्रत्येक वाक्य के उपभेदों की। तो देखिए, पहला अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य में कोई भी सामान्य कथन हो या किसी कार्य के होने की सूचना मिल रही हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जहाँ पर किसी भी कार्य का साधारण रूप से पूरा होना बताया जाता है या कोई साधारण बात कही जाती है, वहाँ पर विधानवाचक वाक्य होता है। उदाहरण के रूप में देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ममता ने खाना खा लिया। गायत्री स्कूल चली गई। तो इन तीनों वाक्यों में आपने देखा कि इसमें साधारण रूप से कथन कहा गया है। तो जहाँ पर साधारण रूप से किसी कार्य का होना बताया जाता है, वहाँ विधानवाचक वाक्य होता है।
अब हम देखते हैं दूसरा वाक्य भेद, निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य में किसी कार्य के न होने का भाव प्रकट होता है, यानी जो भी कार्य बताया जा रहा है उस कार्य के न होने की बात कही जाती है। जैसे विधानवाचक में हमने देखा कि किसी भी कार्य का पूरा होना बताया जाता है साधारण रूप में, और निषेधवाचक में किसी भी कार्य का पूरा न होना बताया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ उदाहरण देखें, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, इसका विधानवाचक क्या बनेगा, मैं वहाँ जाऊँगा। तो निषेधवाचक क्या बन जाएगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ठीक है, ऐसे ही वह खाना नहीं खाता। ठीक है, इसका विधानवाचक क्या बनेगा, वह खाना खाता है, और इसका निषेधवाचक वह खाना नहीं खाता है। तो इस प्रकार जहाँ पर किसी कार्य के न होने की बात कही जाती है वहाँ पर निषेधवाचक वाक्य होता है। ठीक, अब देखते हैं तीसरे प्रकार का अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, जो कि है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी भी कार्य के होने से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जहाँ पर किसी भी कार्य के होने से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, इन वाक्यों में कौन, क्या, कहाँ, कब, क्यों जैसे शब्द आते हैं, और वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह भी अवश्य लिखा जाता है। तो ये जहाँ पर वाक्य में प्रश्न पूछा जाए और अंत में प्रश्न चिन्ह आए, वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। तो ये था अर्थ के आधार पर तीसरा वाक्य भेद, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। पहला हमने पढ़ा विधानवाचक, दूसरा पढ़ा निषेधवाचक, और तीसरा है प्रश्नवाचक। अब हम चलते हैं चौथे वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य भेद की ओर। चौथा वाक्य भेद है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य, जैसे कि इस भेद के नाम से ही स्पष्ट है, जिन वाक्यों में किसी भी कार्य को करने से संबंधित आज्ञा दी जाती है, या उपदेश दिया जाता है, या प्रार्थना की जाती है, या अनुमति आदि का बोध होता है, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञावाचक वाक्य से मतलब ये नहीं है कि इसमें केवल आज्ञा वाले ही वाक्य आएंगे, कि जिसमें आज्ञा दी जाए या अनुमति दी जाए वही वाक्य आएंगे, नहीं। इसमें प्रार्थना वाले वाक्य भी आते हैं, जहाँ पर किसी भी कार्य को करने से संबंधित प्रार्थना की जाती है, कृपया आप मुझे अपनी कलम दे दीजिए, ठीक है, तुम अपना काम पूरा करो, इसमें आज्ञा दी जा रही है। तो जो आज्ञा वाले वाक्य होते हैं और जो प्रार्थना वाले वाक्य होते हैं, वो दोनों ही आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए, तुम पढ़ने जाओ, आज्ञा दी जा रही है। यहाँ शोर मत करो, आज्ञा दी जा रही है। ठीक है, दरवाज़ा बंद करो, अभी आज्ञा दी जा रही है। ठीक है, कृपया पढ़ाई कर लो, यहाँ पे प्रार्थना की जा रही है। कृपया अपना काम समय से पूरा करो, यहाँ पे भी प्रार्थना की जा रही है। तो जहाँ पर आज्ञा और प्रार्थना व अनुमति का बोध होता है, वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अर्थ के आधार पर पांचवें वाक्य भेद की तरफ, जो कि है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जहाँ पर किसी कार्य को करने संबंधी इच्छा व्यक्त की जाती है, आस्था दिखाई जाती है, आशीर्वाद दिया जाता है, या बधाई या शुभकामना दी जाती है। ठीक है, जिन वाक्यों में किसी भी कार्य को करने से संबंधित इच्छा व्यक्त की जाती है, शुभकामना दी जाती है, आशीर्वाद दिया जाता है, ठीक है, इस प्रकार के वाक्य जो हैं वो इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, नव वर्ष की हार्दिक बधाई, नव वर्ष मंगलमय हो। ठीक है, काश तुम जल्दी आ जाते। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए, जहाँ पर किसी भी कार्य से को करने संबंधी इच्छा व्यक्त की जाए, शुभकामना दी जाए, आशीर्वाद दिया जाए, और यहाँ जहाँ पर आस्था प्रकट की जाए, वहाँ इच्छावाचक वाक्य होता है। अब आते हैं हम अर्थ के आधार पर छठे वाक्य भेद की तरफ, जो कि है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य में कौन कौन से वाक्य आते हैं? जहाँ पर आश्चर्य, हर्ष, शोक
घृणा आदि के भाव व्यक्त होते हैं, उन्हें विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में सामान्यतः विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगाया जाता है। ठीक है, जहाँ पर हैरानी प्रकट हो, बहुत खुशी का भाव हो, दुख का भाव हो, घृणा का भाव हो, और वहाँ और फिर सबसे अच्छी पहचान है कि इन वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेशन साइन भी लगाया जाता है। उदाहरण देख लीजिए। अरे वह बहुत अच्छी बात है। अरे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो ये विस्मयादि बोधक वाक्य बन जाएगा। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, इस तरह के, आहा कितना सुंदर दृश्य है। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे वो विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 7वां वाक्य भेद है संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, संदेह, डाउट, जहाँ पर किसी भी कार्य के पूरा होने से संबंधित संदेह प्रकट होता है, यानी डाउट वाली स्थिति हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होता है। यहाँ संदेह का भाव प्रकट होता है। ठीक है, संदेह यानी डाउट। उदाहरण देख लीजिए। शायद कल बारिश होगी। वह स्टेशन पहुँच चुका होगा। ठीक है, इस तरह के वाक्य जिसमें श्योरिटी नहीं दर्शाई जाती, संदेह होता है कार्य के पूरा होने में, तो वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होता है। ठीक है, अब हमारा है 8वां यानी अर्थ के आधार पर अंतिम वाक्य भेद, जो कि है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य पिछले सभी वाक्यों से थोड़ा सा अलग है। देखिए, संकेतवाचक वाक्य में 2 क्रियाएं शामिल होती हैं और एक क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है, 2 क्रियाएं होती हैं और एक क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए। यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। ठीक है, अगर तुम जल्दी आते तो हम समय से निकल पाते। ठीक है, यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, अगर तुम ये करते तो हम ये कर लेते। इस तरह के जो वाक्य होते हैं जहाँ पर 2 क्रियाएं दी गई होती हैं और एक क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होता है। ठीक है, तो ये अर्थ के आधार पर 8 भेदों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है। ठीक है, ध्यान से दोबारा देखिए वीडियो। अगर फिर भी कोई ऐसा वाक्य भेद है जो आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, वाक्य क्या होता है, वाक्य के अंग कितने हैं। जब अंग की बात होती है तो अंग, उद्देश्य और विधेय होते हैं। और वाक्य के भेद कितने हैं, तो वाक्य के 2 भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक, जब आपसे पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो आपका उत्तर होगा अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं। और रचना के आधार पर कितने भेद हैं, रचना के आधार पर 3 भेद हैं। ठीक है, और फिर अर्थ के आधार पर 8 भेदों की पहचान आपको करनी आनी चाहिए। ठीक है, इन भेदों का परिवर्तन भी पूछा जाता है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से वाक्य पढ़कर उसके भेद की पहचान की जाती है और एक वाक्य को निर्देशानुसार दूसरे वाक्य में परिवर्तन कैसे किया जाता है। तो बने रहिए साथ। अभी आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब हम जानेंगे कि किस प्रकार के और प्रश्न इस विषय से पूछे जाते हैं। धन्यवाद।